नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। अभी हाल में ही कई राज्यों के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, उसमें स्थानीय लोगों को करीब 75% तक आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ से उत्पन्न होता है कि किन आधारों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा? आखिर इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और किन अनुच्छेदों का ये आरक्षण जो है वो उसका हनन करता है, यानी आपकी समानता का अधिकारों का हनन करती है ये। और इसकी व्यवहारिक समस्या क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल और केवल लोक लुभावन फैसले हैं? क्योंकि ऐसे फैसले कई बार आ चुके हैं और आपको तो बड़ा ही मजेदार लग रहा होगा कि ओह, आपके राज्य में निर्णय आया तो आपकी नौकरी पक्की। बिल्कुल, ये लगता होगा सबको, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? ज़रा इसकी हम पड़ताल करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता तो कुछ और है, यानी कि हकीकत कुछ और है, फसाना कहीं और है। तो समझते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप पकौड़ा केवल और केवल अपने ही राज्य में तल सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में नहीं, क्योंकि भाई पकौड़ा तलना भी तो रोज़गार है। तो आपको बता दिया जाए कि हरियाणा के बाद अभी हाल में ही झारखंड की सरकार ने भी फैसला किया है कि निजी नौकरियों में राज्य के लोगों को करीब 75% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल हरी झंडी दे दी है। तो आप लोग खुश हो जाइए कि आपको नौकरी मिल रही है, लेकिन ज्यादा देर मत खुश होइए। यदि पूरी पड़ताल कर ली जाए तो सब हवाई बातें हैं। चलिए पड़ताल करते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें सरकार ने ये कहा है कि जो निजी क्षेत्र में ऐसे लोग जो 30,000 रुपए से लेकर 75,000 सॉरी 30,000 रुपए तक के वेतन वाले लोग 75% स्थानीय युवाओं के लिए उन्हें आरक्षित करना होगा उन पदों को। अर्थात कोई कंपनी है, उसमें यदि 30,000 रुपए तक के वेतनमान के लोग हैं, उनमें 75% स्थानीय युवाओं को रखना होगा। और जो कंपनियां शायद ऐसा नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कई तरह के कानून लाए जाएंगे और उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। यानी कि जल्द ही इससे संबंधित विधेयक लाने की बात राज्य की सरकार कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि झारखंड सरकार है, इन्होंने जो इस तरह के कदम उठाए हैं, तो कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने भी एक अध्यादेश लाया हुआ था कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार कानून 2020, जिसके मुताबिक राज्य में मौजूद जितनी भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो 50,000 रुपए तक की तनख्वाह वाले 75% पर स्थानीय युवाओं को ही भर्ती करेगी। अर्थात यहाँ भी वही है कि केवल स्थानीय युवा हैं, उन्हें ही लिया जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करती है कंपनियां, तो उनके ऊपर करीब 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर फिर भी कोई कंपनी इसका उल्लंघन जारी रखती है, तो उससे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब कानून के अनुपालन के संबंधी में यदि कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो फ्रॉड करती है, फर्जी जानकारियां देती हैं, तो उनके ऊपर भी 50,000 रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। अगर ये कंपनी दोबारा इसी प्रकार का अपराध करती है, तो यह आंकड़ा 2 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि राज्य से ताल्लुक रखने वाला कोई दक्ष कर्मचारी न मिलने पर यदि कंपनी इस कानून में किसी प्रकार की छूट चाहती है, तो इसके लिए उसको आवेदन करना होगा और जांच के बाद यह फैसला किया जाएगा कि उसे छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब जाहिर है इसके आधार पे कंपनियों के सामने कई तरह की विसंगतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हम जिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? तो उन सभी की हम आज पड़ताल करेंगे, उन सभी की बात करेंगे। ठीक है। अब देखा जाए कि आखिर जो अन्य राज्य हैं, वो इसके द्वारा कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं, ज़रा समझते हैं। आपको देखा जाए कि कई ऐसे राज्य हैं, जो इस तरह के कानून बना रहे हैं, ऐसा चलन चल पड़ा है। आप देखिए 2019 याद कीजिए, जब आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने कुछ ऐसा ही कानून बनाकर सभी श्रेणियों की निजी नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों के लिए
आरक्षित कर दी थी। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कर्नाटक सरकार ने भी कुछ ऐसा ही सर्कुलर जारी किया, जो कंपनियां उनके राज्य में पंजीकृत हैं उन्हें नई भर्तियों के वक्त स्थानीय युवकों को तरजीह देनी चाहिए। उसी प्रकार आगे चल के मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्य की सरकारों की तरफ निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने संबंधी लगातार बयान आते रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि इस दिलचस्प जो आप जो बात को सुन रहे हो, इसकी शुरुआत दरअसल गुजरात में हुई थी। अब गुजरात मॉडल आप सबको पता ही है, जिसने 1995 में ही एक प्रस्ताव पारित कर कारोबारियों से 85% रोजगार स्थानीय लोगों को देने के लिए कहा गया था। तो ये अभी कुछ इतिहास है कि आखिर इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो कहाँ कहाँ आया था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस तरीके की कह सकते हैं आदेश को पारित किया। क्या वास्तव में संविधान जो है इसकी इजाजत देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असंवैधानिक है? अब समझना होगा कि कैसे जो विशेषज्ञ हैं, जानकार है कानून के, वो कहते हैं किस तरह के कानून और आदेश असंवैधानिक तो है ही, इन्हें व्यवहार में भी लागू करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल आर्टिकल 14। और वहीं संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। वहीं अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वो भारत में कहीं पर भी जाकर आजीविका पाने अर्थात अपना यानी काम धंधा कर सकता है, उसका अधिकार। मतलब पकौड़ा जो है आप कहीं भी तलिए, वो रोजगार कहीं भी तल सकते हैं, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये तो संवैधानिक पहलू हुआ। अब यहाँ पे हम समझते हैं आगे चल के कि आखिर ऐसे बहुत सारे तथ्यों का हवाला देकर क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो विधेयक या जो आदेश आ रहे हैं ये अदालत की जो कसौटियां हैं उस पर टिक पाएंगे? जरा समझते हैं हम कुछ फैसलों से। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है, तो फिर और वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों पर लागू होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्व न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा के मुताबिक कहते हैं कि निजी कंपनियां संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आती हैं। इसलिए अब जाहिर सी बात है, जब वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगी तो हम उन पर किसी भी प्रकार का आरक्षण को लागू करने का दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बिल्कुल समझना। यानी कि इसके अलावा कह सकते हो जो स्थानीयता को आधार बनाकर, यानी कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार देने की जो बात हो रही है, उन पे आरक्षण का कानून बनाना ये एक राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। संविधान का अनुच्छेद 16(3) अपवाद के रूप में सिर्फ संसद को ही यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून बना सके, लेकिन वह भी ऐसा सिर्फ अपनी ही राज्यों की नौकरियों के मामले में ही ऐसा कर सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप समझ सकते हो कि किस तरह की अड़चने आ सकती है ये जो आदेश है उसको लागू करवाने में। यानी कि यदि हम यहाँ पर बात करें कि इससे एक साफ तौर पर है कि जो राज्य सरकारें अपनी नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण तो दे सकती है, लेकिन स्थानीयता के आधार पर उनमें आरक्षण देने का काम केवल संसद के ही द्वारा किया जा सकता है। और यही वजह रही होगी कि जब हरियाणा सरकार ने जब वो आदेश लाया तो उसमें कहा कि अपनी नौकरियों में तो स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं दे रही है, लेकिन निजी क्षेत्रों को ऐसा करने के लिए मजबूर करे। अर्थात जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर तो स्थानीय लोग को नहीं दे रही है, तो वो मजबूर कर रही है कि जो निजी क्षेत्र है वो ऐसा करें। अब इससे उनके प्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि संविधान केवल सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए संसद को अधिकृत करता है, इसलिए वह निजी क्षेत्र के बारे में कानून बना सकती है।
हालाँकि जब आप इसको देखो तो पहली नज़र में ही बड़ा ही अटपटा-सा लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों तक में 75% आरक्षण की इजाज़त नहीं देता है, तो कहाँ तक ये बात तर्कसंगत है कि आप किसी निजी क्षेत्र को ये आप कह सकते हैं कि आपको 75% आरक्षण रखना होगा। तो ये बड़ा गंभीर सवाल यहाँ से उत्पन्न होता है। अब हमें ज़रा समझना होगा कि इससे पहले इस तरह के कई ऐसे अदालतों के द्वारा ऐसा रुख रहा है, जिससे हम इस मामले को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें जो पहला मामला हमें दिखाई दे रहा है 1984, जब डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारतीय संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का कहना था कि स्थानीय होने के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था असंवैधानिक है। बात को समझना, यानी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो स्थानीयता के आधार पे आप जो आरक्षण की बात कर रहे हो, ये क्या है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो ये निर्णय हमें एक रास्ता दिखाता है इसको समझने के लिए। ठीक उसी प्रकार 1995 में सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश की सरकार के मामले में पुनः शीर्ष अदालत राज्य सरकार की वह नीति रद्द कर देती है, जिसमें नियुक्ति के लिए कहा जाता है कि तेलुगु माध्यम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को 5% वेटेज दिया जाए। अर्थात चूंकि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग तेलुगु में पढ़े हैं, अर्थात क्या स्थानीयता का आधार था ये, तो उनको 5% तक वेटेज दिया जाए। तो यहाँ पर भी इस चीज को अदालत खारिज कर देती है। ठीक उसी प्रकार 2019 का ये बहुत ही हालिया मामला है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए निकाली गई राज्य सरकार की उस अधिसूचना को ही निरस्त कर देती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को तरजीह देने की बात कही गई थी। यानी यहाँ पर भी यही था। अब यहाँ से एक कहा जा रहा है, ये माना भी जा रहा है कि निजी क्षेत्र में 75% जो आरक्षण का प्रावधान करते समय ये कानून भी शायद अदालत में नहीं टिक पाएंगे। यदि हम आंध्र प्रदेश के ही कानून को बात कर लें, जो एक तरीके से, तो जिसमें क्या है, ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान कानून है, उसकी बात करें हम, कि जो उद्योगों और कारखानों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात करता है। तो ये सब इसलिए लागू नहीं हो पाया आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 16(3) से बचने के लिए, जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं आप लोग के सामने। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, आप कहीं भी भारत में क्या है, आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ निजी क्षेत्र संयुक्त उपक्रमों और पीपीपी परियोजनाओं में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन फिर भी अदालत इसे हरी झंडी नहीं देती। अर्थात यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो फैसला होता है उसे भी हमारी न्यायालय एक तरीके से क्या करती है, उसे लागू नहीं करती है। तो कहा जाता है कि शायद वस्तु स्थिति यहाँ पर भी वैसे ही होगी। आप सभी को पता है कि जब हमारे देश में संविधान को लागू किया जाता है, तो भारत कई प्रकार से देखा जाए तो कई रियासतों से मिलकर बना हुआ, अर्थात एक ऐसी भौगोलिक इकाई हमारी जो कई रियासतों से बनी हुई है। यहाँ पर पंजाबी, गुजराती, मराठी, यानी एक साझा सार्वभौमिक पहचान लोग हैं। हम एक इसके आधार पे एक भारतीय नागरिक है। अब इस पहचान के साथ हम देश के किसी भी हिस्से में जाने, रहने, वहां आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही वजह है कि इस जो हम जिस स्थानीयता की बात कर रहे हैं और उसके बाद पर जो आरक्षण की हम बात करें, ये कतई सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारी उस राष्ट्रीय एकता और अखंडता की उस भावनाओं पर चोट करता है जो हमारा संविधान हमें देता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें उन जो मूल्य हमारा संविधान बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये उन समावेशिता के विचार के भी खिलाफ है जो संविधान के आधार स्तंभ है। और जाहिर सी बात, यदि हम ऐसा करते हैं तो जो आरक्षण की बात हम करें, इससे जो हमारे प्रतिभाशाली युवक हैं उनके भविष्य पे भी तो गहरा असर पड़ सकता है, एक बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो यदि इस हिसाब से प्रत्येक राज्य इस तरह के कानून बनाने लगे, तो फिर प्रतिभाशाली युवक तो किसी दूसरे राज्य में नौकरी को खोज नहीं पाएगा, वो तो अपने राज्य में अटका रहेगा। यानी इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह का
जो बंदोबस्त है वो ठीक नहीं है। लेकिन यानी कि इसके आधार पर कहीं न कहीं हम आप देखा जाए तो हमारे साथ क्या होगा, एक तरीके से एक भेदभाव वाली स्थिति का जन्म होगा। तो इसीलिए यदि हम बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध नहीं है। आप यूँ कर सकते हैं कि जो आप मूल निवास की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको लेकर आप कुछ शर्त लगा सकते हैं कि भाई आप इस राज्य के जो मूल निवास हैं, तो आपको मतलब यहाँ पे हरी झंडी ऐसे कुछ शर्त लगा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि 75% इसी राज्य के, ये बड़ा ही अतार्किक है, अव्यावहारिक है और असंवैधानिक है। अब जरा यहाँ पर हम कुछ बात को समझते हैं, और क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कई तरह की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर ऐसा करने से कई चीजों की मुश्किलें हमारे सामने खड़ी होंगी, कंपनियों को भी दिक्कत होगी और हमारी साख पे भी बट्टा लगेगा। समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं कि हरियाणा के जो गुरुग्राम है, उसमें मारुति सुजुकी से लेकर आपको पता है बहुत सारी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, उन कंपनियों के दफ्तर हैं, ठीक है? तब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि यहाँ पर हम इस बात को लागू करते हैं जो हरियाणा की सरकार लाती है, तो वह भी तब जब उन्हें दक्षता वाले उम्मीदवार न मिले। तो वो जाहिर सी बात है, जिस कानून में एक तरीके से नए दंड का प्रावधान है, साथ ही उसमें यह भी प्रावधान है कि अधिकारी किसी भी कंपनी का दौरा कर सकते हैं, वो उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं और एक तरीके से एक त्रैमासिक रिपोर्ट देना है उनको। तो जाहिर सी बात है, एक दस्तावेज की मांग होगी। तो इस आधार पे कंपनियां अपने काम और कानून के प्रति क्या एक बाधा के तौर पे देखेंगी। इस आधार पे क्या होगा, कंपनियां इससे बचने के लिए, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि उनका काम सुचारू रूप से चले, उन्हें वही दक्ष लोग मिले जो उनकी जरूरत है, तो उनके कारोबार में एक सुगमता का बोध नहीं होगा। अब इस सुगमता का बोध न होने की वजह से वो दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर सकते हैं। अब इससे आप बताओ नुकसान किसका होगा? हरियाणा का भी होगा और हमारी जो राष्ट्रीय एकता की जो एक पहचान है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होंगे। और इससे कहीं न कहीं करप्शन भी तो बढ़ेगा, आपको पता है, दस्तावेज बनाने का। अब इस चीज़ को लेकर नेस्कॉम, आप जानते हो कि जिसको नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इनका एक सर्वे है। इस सर्वे के आधार पे शायद आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। वो सर्वे एक संकेत हमें दे रहा है। यह सर्वे हरियाणा के उस ताज़ा कानून जो लागू किया गया था, उसको लेकर एक असर जानने की कोशिश किया उन्होंने। इसमें देखना करीब 80% जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कानून उनके कारोबार, निवेश और उनकी योजनाओं पे बहुत ही बुरा असर डालेगी। उनका कहना था कि इसके चलते उनका जो अपना व्यापार है, उनके विस्तार से जुड़ी हुई जो नई योजनाएं हैं, वो कहीं न कहीं वो दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में भी शिफ्ट करने की सोच सकती है। यही वजह है, कई बार क्या है, निवेश बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे बचने के लिए वो क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, वो कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अर्थात कहीं न कहीं हम जिस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं, यानी कि कारोबारी सुगमता की, तो जिस तरीके का हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, तो उसमें कानून में सरलता होनी चाहिए। इसीलिए देखना, ये कई ऐसी जो कंपनियां हैं, यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और भी जाने की बात कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें समझना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार की सुगमता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। और आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार 2018 की बात करें, यदि हम हरियाणा का जो कानून आ रहा है, तो 2018 में देखना, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया में थर्ड रैंक पर था, समझिएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस कानून की बात की, आदेश पारित किया, आज उनकी स्थिति 16वें नंबर पे आ चुकी है, समझिए। अब इस 16वें नंबर का ही मतलब है कि कई कंपनियां क्या है, आपके क्षेत्र से बाहर जाना चाहती है, आपके साथ कारोबार नहीं करना चाहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हरियाणा सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि नेस्कॉम की जिस सर्वे की बात करें, इस सर्वे में जो भी इनके राज्य में हरियाणा में सक्रिय बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कम्युनिकेशन फील्ड की हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, मशीन लर्निंग की है, जो जिनका टाइम चल रहा है, आप समझ सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, बिग डेटा जिसकी हम बात करें, उसमें दक्षता करने वाले चूंकि इनको लोग चाहिए। तो क्या राज्य के युवा इस रूप में दक्ष हैं? बिल्कुल नहीं।
वह तो इस मोर्चे पे पीछे हैं। तो यदि हम उन्हें आरक्षण देने के बजाय, यदि जो सर्वे है वो बात कहता है कि हम यदि जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस आरक्षण को देने के बजाय शायद हमें यह कोशिश करनी चाहिए राज्य सरकारों को, उनके लिए एक बेहतरीन सुझाव भी है कि हमें उस स्थानीय युवाओं को एक विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो नौकरियों का एक अपना क्या है, ज़रूरत है, जो कुशलता, जो सुगमता चाहिए, हम उसके अनुकूल बनाएँ, फिर कंपनियाँ खुद ब खुद उनको ले लेंगी। तो हम पहले इनको अनुकूल तो बनाएँ, तो यानी हमारी बातचीत उनके अनुकूल बनाने पे होनी चाहिए, ना कि हम आए और लोक लुभावन वादे कर दिए और राजनीतिक दांव-पेच के चक्कर में हम ये चीज़ कर दें, तो इससे नुकसान किसका होगा? कंपनी को भी और राज्य का भी। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं इस चीज़ को लेकर कि जिस प्रकार यदि हम इसके इतिहास को देखें कि इस तरह का जो कानून आया और इसमें किस तरह की व्यावहारिकता लागू नहीं कर पाया, उस समस्या समझते हैं कि जैसे हरियाणा से पहले जिन राज्यों ने भी इस तरह की एक शुरुआत की थी, वो बहुत ही प्रभावी तरीके से हम उसे अप्लाई नहीं कर सके। जैसे कि हम बात करें कि फरवरी में देख आप, जिस तरह गुजरात में यह बात मानी थी, उसी प्रकार महाराष्ट्र में 2008 में ऐसे उद्योगों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण की बात कहती थी, जो कंपनियां टैक्स, सब्सिडी और इंसेंटिव चाहती हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी वो लागू नहीं हो सका। यानी कि ये नीति कहीं से भी जमीन पर नहीं उतर सकी। उसी प्रकार कर्नाटक सरकार की जो मैंने आपसे बात की 2019 में, उन्होंने भी जो आदेश पारित किया था कि यदि आप वैसी कंपनियां जो सरकार से सब्सिडी, इंसेंटिव या फिर टैक्स में छूट चाहती हैं, वो स्थानीय भर्तियों को क्या करें, प्राथमिकता दे। लेकिन यहाँ भी ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि जो हरियाणा है, हरियाणा की जो हम बात कर रहे हैं, उसके उदाहरण से साफ है कि ये नए कानून क्या है, कारोबारियों के उस सुगमता को बनाने के लिए कहीं भी क्या है, एक विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो ये कानून क्या है, उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक लगा रही है। यानी ये एक तरीके से असंवैधानिक और अव्यवहारिक है, क्योंकि इस असंवैधानिक और अव्यवहारिक कानून की वजह से क्या होगा, करप्शन बढ़ सकता है। क्योंकि लोग उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए या उन चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपने एक तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, और इंस्पेक्टर राज की बात कही जा रही है, इसके आधार पे इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब से ये कानून असंवैधानिक, अव्यवहारिक और नकारात्मक प्रभाव वाले दिखते हैं, तो फिर सरकारें आखिर इस पे क्यों अड़ी हुई है? जब ये जो कानून है, ये कानून क्या है, बिल्कुल अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है और नकारात्मक दिख रहा है, अभी तक हमने जो विवेचन किया, फिर भी सरकारें आखिर इस पे क्यों अड़ी हुई है, समझना होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लोक लुभावन राजनीति है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, लोक लुभावन राजनीति है, जिसमें आपसी वोट चाहिए इनको। अब आप खुश रहोगे तभी तो वोट दोगे ना। तो यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की पहल करने के बजाय राज्यों को उनको कुशल करने पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे देश में लगभग सभी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, उद्योग धंधे की बहुतायत होने के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी बड़ी मात्रा में संख्या है। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करो, आंध्र प्रदेश की करो, हरियाणा करो, कर्नाटक करो, ये इस मामले में शीर्ष राज्य हैं। लेकिन इन्हीं राज्यों में जो पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी संख्या जो इस संबंधित राज्यों से रखती है, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर ऐसा नहीं है कि यही कंपनियां उन्हें रोजगार दे सके। अब सीधी सी बात है, इसके आधार पे यही हुआ कि ऐसे बहुत संस्थान उस राज्य के जो उस योग्य बच्चों को नहीं निकाल पा रही है, जो एक कंपनियां उनको रोजगार दे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका असर किस पे होगा, कंपनियों पे पड़ेगा, उनकी गुणवत्ता पे पड़ेगा, उनकी कुशलता पे पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, बेरोजगारी की दर तो बढ़ेगी ना। और आप उस चीज को भुनाने के लिए इनके ऊपर आप एक तरीके से दबाव डालना चाहते हो कि वो क्या करें, एक तरीके से इनको रोजगार दें। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में यदि इतिहास को देखा जाए तो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब जब क्षेत्रवाद चरम पे बढ़ रहा है, जिस तो कोरोना काल में हम जी रहे हैं, तो क्षेत्रवाद अपने चरम पे है और अर्थव्यवस्था ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तब जाहिर सी बात है, सरकार इसकी स्थिति का
फ़ायदा उठाना चाहती है और कंपनियों के ऊपर ये दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही वो आपको हमको रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि उनके बस का तो रोज़गार देना रह नहीं गया है। तो यही एक वजह है कि कह सकते हैं कि शायद सरकारें इस तरह का निर्णय ले रही हैं और इस तरह का आदेश पारित कर रही हैं। तो शायद आपको आज क्लास के माध्यम से सारी बात समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये सारी बातें कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।